आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के शुरुआती रुझान आने लगे हैं और रुझानों के मुताबिक फिलहाल भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से आगे चल रही है। सत्य हिंदी के विश्लेषण के मुताबिक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा 45, आम आदमी पार्टी 24 और कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। आपको बता दें कि अधिकतर एग्जिट पोल्स में भी भाजपा को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। साथ ही बता दें कि इस बुलेटिन में बताए गए सभी आंकड़े बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तक के हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझान में नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से आगे चल रहे हैं। वहीं कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश पिथोड़ी आगे हैं और आम आदमी पार्टी की आतिशी पीछे चल रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा सीट से और आप नेता सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से भाजपा से आगे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन भाजपा प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये सभी आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वैसे तो मिल्कीपुर सीट से 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के बीच है। अजीत प्रसाद इस सीट से पूर्व विधायक रहे अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अब बात करें शुरुआती रुझानों की, तो मिल्कीपुर से शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। पहला रुझान बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के पक्ष में आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना से पहले कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया और तीनों ही दलों ने जीत की उम्मीद जताई। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि इंतजार करते हैं, मुझे उम्मीद है कि हमने अच्छा किया है। वोटर के रिस्पांस के हिसाब से वोट पड़ेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। वहीं आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ठांडा ने कहा कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल का हमेशा साथ दिया है, अब भी साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा चुनाव था कि अरविंद केजरीवाल पूरे सिस्टम के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, गुंडों और पैसे की ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे। आप नेता ने विश्वास जताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के करोलबाग से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसको देखते हुए दिल्ली ने भी मन बना लिया है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चले। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जातिगत सर्वेक्षण में पिछड़ी जातियों में मुसलमानों को शामिल करने का विरोध करती है। तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष रेड्डी ने कहा कि पिछड़ी जातियों में मुसलमानों को शामिल करने से पिछड़ी जातियों के हितों को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने पिछड़ी जातियों में मुसलमानों के बीच पिछड़े वर्गों की गणना करने वाले जातिगत सर्वेक्षण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी सर्वेक्षण में हिंदू पिछड़ी जाति और मुस्लिम पिछड़ी जाति की पहचान करने का विरोध करती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से यूजीसी के मसौदा फी नियमों को स्थगित करने और राज्यों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शुरू करने का आग्रह किया। सिद्धरमैया ने जोर देकर कहा कि सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यूजीसी के मसौदा फी नियमों पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि देश भर के राज्य और नेता इन संघीय और लोकतंत्र विरोधी फी नियमों का विरोध करने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार के पाले में है, क्या वे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करेंगे और अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संघवाद को खत्म करेंगे या वे लोगों की आवाज सुनेंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने सांसदों को उनके पाले में ले जाने की चुनौती दी, जबकि 8 सांसदों ने इस दावे को खारिज कर दिया कि वे उद्धव गुट को छोड़ देंगे। आपको बता दें कि उनका यह बयान इस चर्चा के बीच आया है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार को दावा किया था
कि विपक्षी शिवसेना यूबीटी के कई नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और उन्हें चरणबद्ध तरीके से पार्टी में शामिल किया जाएगा। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहफ्फुर राणा के आत्मसमर्पण की व्यवस्था के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है, क्योंकि उसने अमेरिका में सभी कानूनी रास्ते आजमा लिए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने राणा के प्रत्यर्पण पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हाल के घटनाक्रमों से आपको पता चल गया होगा कि राणा ने अमेरिका में सभी कानूनी रास्ते आजमा लिए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज कर दी और इसलिए हम अब भारतीय अधिकारियों के समक्ष उसके आत्मसमर्पण की व्यवस्था के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं और जैसे ही हमें इस विशेष मामले पर आगे की सुनवाई होगी, हम आपको अपडेट करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त नजरुल इस्लाम को तलब किए जाने पर जानकारी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि विदेश मंत्रालय ने 7 फरवरी को बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त नजरुल इस्लाम को साउथ ब्लॉक बुलाया और इस दौरान भारत की तरफ से यह संदेश दिया गया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध चाहता है, जैसा कि हाल की उच्च स्तरीय बैठकों में कई बार दोहराया जा चुका है। बयान में आगे कहा गया कि हालांकि यह भी खेदजनक है कि बांग्लादेश के अधिकारी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो भारत को नकारात्मक रूप में पेश करते हैं और आंतरिक शासन संबंधी मुद्दों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद भारत चली आई थीं और तब से यहीं हैं। ऐसे में शेख हसीना की राजनीतिक गतिविधियों पर बांग्लादेश की सरकार ने कई बार आपत्ति जताई है और उनके खिलाफ बांग्लादेश में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें प्रत्यर्पित करने को लेकर बांग्लादेश के नेताओं ने कई बयान भी दिए हैं। हमास इसराइल के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत 3 और बंधकों को शनिवार को रिहा करेगा और इसके बदले इसराइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने तीनों के नाम जारी किए हैं और ये तीनों पुरुष हैं। इनके नाम ओहद बिन आमी, अली शाराबी और ओर लेवी हैं। आपको बता दें कि 19 जनवरी से शुरू हुए युद्ध विराम समझौते के बाद हमास ने अब तक 18 बंधकों को रिहा किया है। वहीं इसराइल ने इसके बदले अभी तक 383 कैदियों को रिहा किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.